हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम हमने बात करी थी कि जब विद्युत क्षेत्र में अगर दो बिंदु हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके के कोई दो बिंदु हो तो उनके बीच में स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है यूबी माइनस यू है, वो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितना काम किया है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, विभवांतर को भी डिफाइन किया था। हमने कहा था कि विभवांतर होता है इकाई स्थिति ऊर्जा परिमाण, मतलब यूबी माइनस यूए में भाग लगा दो, मतलब डब्ल्यू ए बी में भाग लगा दो आप क्यू नोट का। ये बात हमने कही थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं स्थिति ऊर्जा परिवर्तन की। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट की स्थिति ऊर्जा निकालनी हो, मान लो यूबी निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को इन्फिनिटी पे भेजना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि यू ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अनंत का विभव शून्य होता है वैसे अनंत की स्थिति ऊर्जा भी शून्य मानते हैं। तो यू ए जीरो हो जाएगा, यूबी निकल जाएगा। यूबी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, यही मतलब कुल मिला के अनंत से जो काम किया जाता है विद्युत क्षेत्र में लाने में, ठीक है, किसी बिंदु तक, वो हमारा हो जाता है उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा। मतलब मैं यहां डेफिनेशन लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या लिखा, किसी आवेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वो उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। विभव की डेफिनेशन में और स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन में सिर्फ इकाई धनावेश का फर्क है। यहां पर हम किसी आवेश की जगह यहां पर किसी इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इकाई मतलब अपॉन में डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो वो विभव हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करूंगा तो वो स्थिति ऊर्जा रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी पॉइंट की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट तक मुझे लाने में कितना काम किया आवेश को, इन्फिनिटी से अनंत से आवेश को उस बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वो उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों हमने एक बात कही थी कि विभव जो होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर। ठीक है, तो क्या मैं यहां डब्ल्यू को क्या कह सकता हूं, वी इंटू क्यू कह सकता हूं। अगर W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा तो स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी V इंटू क्यू, क्योंकि U बराबर W है। जितना हमने एक्सटर्नल काम किया है किसी आवेश को इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाने में, वो उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो U बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। यानी कि किसी बिंदु पर अगर मुझे स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो विभव निकालना मैं सीख चुका हूं, तो उस बिंदु पर विभव निकाल लूंगा। मान लो मुझे किसी बिंदु की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो उस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, विभव निकालना है, इंटू कौन सा आवेश आप अनंत से लेके आ रहे हो वहां पर, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप उतार लीजिए ताकि इसको अपन नेक्स्ट जो भी डेरिवेशन होंगे उनमें अप्लाई करेंगे। तो यू निकालने के लिए, स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पर विभव इंटू आवेश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों अब बात करेंगे हम दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब मेरे पास दो आवेश रखे हुए हैं, एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पे आवेश रखा हुआ है Q1, बी पॉइंट पे आवेश रखा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब यहां पर मुझे डेफिनेशन यूज करनी है और इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है कि अगर दो आवेश हो Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R हो तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले क्या कर दूंगा, Q1 और Q2 को मानूंगा कि यहां पर है ही नहीं, मेरे को दोनों को अनंत से उठा के लाना है। हमने क्या कहा कि किसी बिंदु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वो उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन यहां पर दो आवेशों का निकाय है तो मैं क्या करूंगा, पहले आवेश को लाने में मैंने कितना काम किया अनंत से, और दूसरे आवेश को कितना काम किया, दोनों कामों को मैं जोड़ दूंगा तो जो टोटल काम किया जाएगा वो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, Q1 को उठा के लाएंगे और Q1 को उठा के यहां पर अनंत से क्या कर देंगे, ए बिंदु पर रख देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, Q1 को अनंत से ए बिंदु पर लाने में कार्य। तो बच्चों ए बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो जब Q1 को लेकर आ रहे थे तब उससे पहले यहां पर कोई भी आवेश नहीं था, यानी कि यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, यानी कि यहां पर कोई भी विभव नहीं था, तो उसको यहां तक लाने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बल नहीं लगेगा तो बल के विरोध में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो W1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कर दिया कि Q1 को लाके रख दिया तो Q1 के कारण B पर कुछ विभव हो जाएगा। ठीक है, Q1 को यहां पर लाके रख दिया तो Q1 की वजह से यहां पर कुछ विभव होगा, और जब Q2 को मैं लेके आ रहा हूंगा तो ये जो विभव होगा वो उसके ऊपर बल लगाएगा। मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसको क्या करेगा, बल लगाएगा। तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और काम कितना करना पड़ेगा वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, Q1 के कारण B पर विभव, कितना विभव हो गया उसको VB लिख देते हैं, और VB हो जाएगा हमारा, देखो Q1 के कारण R दूरी पर कितना विभव होता है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन दूरी कितनी R। मतलब आप कह दो कि अगर आपके पास कोई Q आवेश हो तो उससे R दूरी पर कितना विभव होता है, हम जानते हैं कि उसकी वजह से विभव जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जो आवेश है उसमें भाग लगा दो आप दूरी का, तो हमारे पास ये विभव आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका विभव आ गया। अब मेरे को Q2 को लाके यहां पे रखना है, Q2 को यहां पे रखना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, Q2 को अनंत से B पर लाने में कार्य, B बिंदु पर लाने में कार्य, उस कार्य को हम कह देंगे W। और W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा देखो B पर विभव, B पर कितना विभव है इनटू कितना आवेश ला रहे हैं Q2, जितना आवेश ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो W बराबर B पर विभव हमने निकाल रखा है। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, B पर विभव जो निकाल रखा है उसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इनटू क्या कर दिया Q2, तो ये हो गया W2। ठीक है, W2 हो गया। ठीक है बच्चों, W1 0 आया था, W2 इतना आ गया, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो कुल कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, परिभाषा से कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कुल कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। कुल कार्य कितना, W1 प्लस W2। तो W1 कितना है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो बच्चों अब हम दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, और उसी के आधार पर हम ये बोलेंगे कि अगर n निकाय होंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर तीन आवेशों की। ठीक है बच्चों, मतलब मेरे पास एक तीन आवेशों का निकाय है, ये है हमारा A बिंदु, ये है हमारा B बिंदु और ये है हमारा C बिंदु। ठीक है बच्चों, और मान लो A बिंदु पर हमने रखा है Q1 चार्ज, B बिंदु पर हमने रखा है Q2 चार्ज और C बिंदु पर रखा है Q3 चार्ज। इन दोनों के बीच की जो दूरी है AB दूरी है उसको मैं लिख देता हूं R12, क्योंकि 1 और 2 के बीच की दूरी है। इस दूरी को मैं लिख देता हूं R13, क्योंकि 1 और 3 के बीच की दूरी है। और इस दूरी को मैं लिख देता हूं R23, क्योंकि 2 और 3 के बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, एक ऐसा निकाय है मेरे पास, तीन आवेशों का निकाय है, जिसकी वजह से मुझे क्या करना है, विद्युत विभव निकालना, सॉरी विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो मुझे वहां वापस से वही चीज करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई भी आवेश नहीं रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई भी आवेश नहीं रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 को इंफिनिटी से उठा के लाते हैं। ठीक है, Q1 को मैंने क्या कर दिया, अनंत से उठा के लाया और रख दिया यहां पर। तो Q1 को जब रखा था तो यहां पर कोई आवेश प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, यानी कि कोई भी विभव नहीं था, तो कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो मैं यहां पर लिख देता हूं Q1 को A तक लाने में कार्य, इंफिनिटी से A तक लाने में कुछ काम किया होगा, उसको मैं कह देता हूं W1, और W1 हमने बोल दिया 0, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, Q1 को लाके रख चुके हैं, तो Q1 की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ विभव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, अब Q2 को लाने में, B पर लाने में, तो मैं Q2 को B पर लाने में कुछ काम करूंगा, तो यहां लिख देता हूं मैं Q2 को B तक लाने में कार्य, उसको हम कह देते हैं W2। अब देखो W2 क्या हो जाएगा, B बिंदु तक ला रहे हैं तो B बिंदु का विभव, और आवेश क्या ला रहे हैं, Q2। तो मैंने क्या कर दिया, Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो W2 क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अब यहां पर Q1 आवेश की वजह से यहां पर विभव होगा, क्योंकि जब Q2 को ला रहे थे तो यहां पर सिर्फ Q1 था, तो Q1 की वजह से विभव होगा, और Q1 की वजह से विभव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान है Q1, दूरी है R12 इंटू हो जाएगा Q2। तो हमारा W2 की वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कर दिया, Q1 को भी रख दिया, Q2 को भी रख दिया, अब लाना है Q3 को। तो Q3 को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं Q3 को C तक लाने में कार्य। ठीक है, Q3 को C तक लाने में काम मान लो W3 किया, तो W3 कितना होगा, C पर विभव इंटू आवेश कितना लेके आए, Q3। ठीक है बच्चों, C पर विभव इंटू आवेश Q3 लेके आए, तो Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो W3 कितना होगा, देखो C पर विभव कितना होगा बच्चों। अब जब Q3 को लाए उससे पहले Q1 और Q2 को ला चुके थे, तो Q1 की वजह से भी कुछ विभव होगा और Q2 की वजह से भी कुछ विभव होगा, तो दोनों विभवों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, Q1 के कारण विभव, मैं लिखता हूं Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इंटू Q3, यही तो होगा बच्चों, इंटू Q3। अब Q1 के कारण कितना विभव वो भी लिख देंगे अपन, और Q2 के कारण, Q1 के कारण यहां पर कितना विभव हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी है R13,
प्लस Q2 के कारण कितना विभव हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे हम Q2, नीचे लिख देंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है R23, इंटू कर देंगे Q3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा W3। तो W3 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इंटू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है बच्चों, ये W3 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों कार्यों को जोड़ देंगे, तो परिभाषा से जो हमारा कार्य कितना हो जाएगा टोटल, तो मैं बोल दूंगा परिभाषा से कुल कार्य, कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, या कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है बच्चों, तो U बराबर कितना हो जाएगा, W1 0 था, W2 की वैल्यू मैं रख देता हूं समीकरण 2 से, हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पर हर एक जोड़ा आ रहा है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की दूरी, प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। मतलब सारे के सारे जो जोड़े होंगे उनको हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो मेरे पास क्या हो, कोई वर्ग या आयत हो, ठीक है ना, अगर इस तरीके से Q2 Q3 और Q4 आवेश रखे हों, तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी मान लो डिस्टेंस R12 हो, इसकी R23 हो, इसकी R34 हो, इसकी R14 हो। ठीक है बच्चों, इसकी जो दूरी हो वो R13 हो, इसकी जो दूरी हो वो R24 हो। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे जोड़े लिखने पड़ेंगे। टोटल विभव कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, यहां पे मैं कॉमन जो कांस्टेंट है उसको लिख रहा हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर लिख लूंगा, ऊपर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस Q, तो इसको सारे के सारे हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी जोड़े बनेंगे यानी कि युग्म बनेंगे, उन सबको अपन योग कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो बच्चों अगर n आवेशों का निकाय हो, यदि n आवेशों का निकाय हो, ठीक है ना, अगर n आवेशों का निकाय होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, U बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख देना है QI और QJ, ठीक है, अपॉन RIJ, और उसका सब्मिशन कर देना है सभी युग्म, जितने भी युग्म पॉसिबल होंगे वो, या फिर इसको और थोड़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक, और J की वैल्यू भी 1 से लेके n तक लिखनी पड़ेगी। यहां लिख दूंगा QI QJ अपॉन RIJ। यहां पे हम लिख देंगे I बराबर नहीं होना चाहिए J के, मतलब Q1 Q1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, I J के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो यहां पर समस्या क्या आएगी कि अगर मैं Q1 और Q2 को लूंगा तो I की वैल्यू जब 1 ले रहा हूं और J की वैल्यू जब 2 ले रहा हूं तब भी होगा ऐड, और जब मैं J की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 2 ले रहा हूं तब भी ऐड होगा। मतलब ये सारे जोड़े 2 बार आएंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम क्या बोल देंगे, अगर n आवेशों का निकाय होगा तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, या तो आप सभी युग्म के लिए जोड़ दो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। तो बच्चों अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य। ठीक है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ता है। तो बच्चों मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, और एक द्विध्रुव है जो कि इस तरीके से है, कुछ ए बिंदु पर -q आवेश रखा है और बी बिंदु पर +q आवेश रखा है। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में मुझे क्या करना है, इसको कुछ घुमाना है। मान लो मुझे इसको ए से ए डैश पे और बी से बी डैश पे यानी कि थीटा कोण पे मुझे इसको रोटेट करवाना है कुछ इस तरीके से, इस द्विध्रुव को कुछ इस तरीके से घुमाना है। ठीक है बच्चों,
तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये मुझे निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो द्विध्रुव होता है उसके ऊपर कुछ बल आघूर्ण लगता है इस डायरेक्शन में, और वो बल आघूर्ण जो होता है वो इस द्विध्रुव को इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। अब मुझे क्या करना है, इस बल आघूर्ण के विरोध में कुछ काम करके इसको थीटा कोण पे घुमाना है। मान लो यहां पे रखा हुआ है और मुझे इस तरीके से घुमाना है, मतलब थीटा कोण पे घुमाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कितना लगता है, टाउ लगता है PE साइन थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों, ये टाउ क्या करता है, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, मतलब इसको संरेखित करने की कोशिश करता है। तो मुझे क्या करना है, इस टाउ के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो काम क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख देता हूं डी थीटा कोणीय विस्थापन में कार्य, डी थीटा कोणीय विस्थापन में कार्य। देखो बच्चों, अगर मान लो मुझे इसको डी थीटा कोणीय विस्थापन देना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम होगा छोटा सा काम dw, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है बच्चों, देखो अगर यहां पर रेखीय गति होती तो हम क्या लिखते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो गुणन गति में जो बल काम करता है, सॉरी रेखीय गति में जो काम बल करता है, गुणन गति में वही काम बल आघूर्ण करता है, और रेखीय गति में जो काम विस्थापन करता है, गुणन गति में वही काम कोणीय विस्थापन करता है। तो हम यहां पर गुणन गति में जब भी काम निकालेंगे तो हम बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन करेंगे। तो हमने बल आघूर्ण कितना लग रहा है हमारे पास बल आघूर्ण है dw बराबर बल आघूर्ण लग जाएगा टाउ, और कोणीय विस्थापन दिया हमने d थीटा, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू मैं रख रहा हूं PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो छोटा सा काम है डी थीटा घुमाने में। अगर मान लो मुझे θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना हो तो मैं लिख देता हूं θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य। ठीक है बच्चों, अगर θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dw का समाकलन कर दूंगा θ1 से लेके θ2 तक, यानी कि समाकलन θ1 से लेके θ2 तक dw की वैल्यू रख देंगे PE sin थीटा d थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w की वैल्यू देखो PE कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा sin थीटा, θ1 से लेके θ2 तक sin थीटा d थीटा। और हम जानते हैं कि sin थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो यहां पर w की वैल्यू आ जाएगी PE, और यहां आ जाएगा माइनस कोस थीटा, लोअर लिमिट है θ1, अपर लिमिट है θ2। ठीक है बच्चों, और मैंने एक बात कही थी कि जब भी इंटीग्रेशन में अंदर माइनस आ जाए तो उस माइनस को बाहर लेके आ जाना है। तो w बराबर हो जाएगा माइनस PE, अंदर क्या बनेगा देखो कोस थीटा, ऊपर है θ2, नीचे है θ1, तो ये हो जाएगा कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये PE हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास w की वैल्यू कितनी आ गई, PE इंटू कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी w की वैल्यू। अब देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां 0 डिग्री से कितना घुमा रहा हूं मैं, 0 डिग्री से थीटा कोण पे घुमा रहा हूं। मतलब मैं θ1 को, यदि θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू कितना हो थीटा, मतलब 0 से थीटा घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं w क्या लिख सकता हूं, w हो जाएगा PE कोस θ1 की वैल्यू है 0, मतलब कोस 0 1 हो जाएगा 1, और कोस θ2 कितना हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये है 0 डिग्री से थीटा घुमाने में कार्य, 0 डिग्री से थीटा घुमाने में काम। अगर θ1 से θ2 तक घुमाना है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर मुझे 0 डिग्री से थीटा कोण पे घुमाना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कोस 0 1 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा θ2 की जगह पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य आ गया। इसको आप उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो बच्चों हमने जो काम निकाला था, w इज इक्वल टू फॉर्मूला निकाला है PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। इस फॉर्मूले से अपन डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करें तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर काम θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री घुमाना है तो कितना काम होगा, तो w बराबर हो जाएगा PE कोस θ1 की जगह कोस 0 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा कोस 90 यानी कि 0, मतलब कार्य कितना करेगा, P इंटू E के बराबर काम होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो यहां पर θ1 इक्वल टू मैं 0 डिग्री से θ2 बराबर 180 डिग्री अगर घुमाना चाहूं तो θ1 की जगह मैं क्या कर रहा हूं, 0 डिग्री रखूंगा, यहां आ जाएगा 1, तो w बराबर आ जाएगा PE
इंटू 1 माइनस, अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और काम हम करेंगे 2p। तो काम मैक्सिमम कब होगा, जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये काम आ जाएगा।